औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्रा पब्लिक स्कूल। मैं हूँ इमरान कासिम, आपका फ़िज़िक्स टीचर। और आज हम सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स, उसके लेसन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है आज हम स्टडी करेंगे। इस पहले पार्ट के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम देखेंगे कि फ़ोर्स क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम देखेंगे, और इनर्शिया क्या होता है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इंशाल्लाह इस वाले लेसन के इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एबल हो जाएंगे कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ कि फ़ोर्स क्या होती है ना। और न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम इन दोनों पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी हम देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सेकंड लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए से हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसकी मदद से हमें फोर्स, एक्सेलरेशन और मास वगैरह कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर है उससे हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे बस रेज़ कर रहे हैं आपसे कि मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ओके, अच्छा, तो बच्चों क्या बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से किसी बॉडी के अंदर मोशन पैदा होता है? वो है फोर्स। अब क्या आप जानते हैं कि फोर्स क्या होती है? व्हाट इज़ फोर्स? नहीं? चलिए आज के इसमें जान लेते हैं। फोर्स जो है बेसिकली ये एक एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर, अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाने की कोशिश करता है या चला देता है, और अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस चलती हुई बॉडी को फोर्स जो है ना या तो रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में हम पुश और पुल को भी ना फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बाज़ ऑब्जेक्ट्स जो है वो पुश और पुल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे हटाए जा सकते हैं, जबकि बाज़ ऑब्जेक्ट्स पे हम फोर्स लगाने के बावजूद भी जो है ना उन्हें मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है ना एजेंट है जो किसी बॉडी को मूव करवा देगा या करवाने की कोशिश करेगा, या चलती हुई बॉडी को रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा। इसी तरह कि जो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें स्प्रिंग के साथ ना एक वेट हैंग किया है और वेट बढ़ता जा रहा है, तो स्प्रिंग जो है ना वो स्ट्रेच होता जा रहा है। तो यहाँ से फोर्स की एक दूसरी डेफिनेशन भी बनती है, वो ये है कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है या क्रिएट करने की कोशिश करता है, यानी उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा करता है या बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करता है। जैसे स्प्रिंग को आप देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी शक्ल जो है ना चेंज हो गई। तो ये जो शेप में चेंज आना है ना, इसको हम डिस्टॉर्ट का वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स है ना, इसका एक फॉर्मूला भी है जिसकी मदद से हम जो है ना फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। एफ का मतलब फोर्स है, एम का मतलब मास, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह से फोर्स क्योंकि एक फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसका कोई यूनिट भी होगा, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो SI यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो फोर्स का यूनिट होता है वो है न्यूटन। और ये जो न्यूटन है ये इक्वेलेंट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। किलोग्राम जो है ना मास का यूनिट है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है, जैसे कि हम अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, और ये एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं न्यूटन के जो लॉज हैं उसमें से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहता है एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
इन अ स्ट्रेट लाइन। हर ऑब्जेक्ट जो है ना अपनी हालत को बरकरार रखता है, चाहे वो रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो हमेशा उसी मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक बैरूनी फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है ना अप्लाई नहीं होती, विच चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, जब वो बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी वो रेस्ट में होगा तो अब रेस्ट में नहीं रहेगा, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो अब वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा। और ये जो है ना एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो बॉडी अपनी हालत को बदलती नहीं है। ठीक है, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक ब्लॉक है, वो रुका हुआ था, वो रुका रहना चाह रहा था, लेकिन एक आदमी जो है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है। अगर ये आदमी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता ये तो ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हटता। इसी तरह से ये बाइक है और इसके अंदर जो बैठा हुआ शख्स है, आप देखिए कि बाइक की रफ्तार और आदमी की रफ्तार सेम है। अब बाइक जो है ना वो रुक गई है, लेकिन आदमी जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको रोकती नहीं है। यानी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जैसे अगर दीवार की मिसाल ले लें, अगर ये दीवार ना होती तो ये बाइक जो है ना ये मुस्तकिल चलती रहती, फ्रिक्शन ना होती जिसको रगड़ की कुव्वत कहते हैं, जो रोड और टायर्स के दरमियान में लग रही होगी, अगर ये फोर्सेस ना हो तो ये बाइक जो है ना मुस्तकिल चलती ही रहेगी। ठीक है, तो हर बॉडी अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में रहना चाहती है, अगर वो मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में रहना चाहती है। तो ये जो लॉ है ना इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ। अभी जो न्यूटन्स लॉ है ना इससे हमें दो कंक्लूजन्स मिलती हैं। पहला इसका रिजल्ट ये होता है कि फोर्स वो एजेंट है जो कि किसी बॉडी के अंदर स्टेट को चेंज करने के लिए इन्वॉल्व होता है, जो कि उसके सेकंड पार्ट में हमने देखा। और जो उसका पहला पार्ट था उसमें बताया था कि हर ऑब्जेक्ट जो है ना उसके पास ओपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी चेंज को ओपोज करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहना चाहेगी। ठीक है, यानी अगर आप हल्की फुल्की फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को कंटिन्यू रखेगी, इसका मतलब वो फोर्स को ओपोज करेगी। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली जो एबिलिटी होती है इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया है क्या, इसको अगर प्रॉपरली डिफाइन करें, इसको उर्दू में ना हम जमूद कहते हैं, जम जाने से ये लफ्ज़ निकला है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना अपनी हालत सुकूत या मुतहर्रिक हालत के अंदर जो है ना वो रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को होने से अपने आप को रोकता है, अपनी हालत में किसी भी तब्दीली के आने से अपने आप को रोकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक हैमस्टर आप नज़र आ रहा है। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये हैमस्टर जो है ना ये एक व्हील है, उस व्हील को ये इस हैमस्टर ने मूव करवाया है, और अब ये व्हील जो है ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये व्हील मूव कर रहा है, और अगर ये हैमस्टर जो है ना वो मूव करना छोड़ देता है तो क्या होगा? लाजमी तौर पे वो गिर जाएगा, देख भी रहे हैं आप लोग। तो ये इस वजह से हो रहा है कि जब ये व्हील मूव कर रहा है तो हैमस्टर भी मूव कर रहा है, और हैमस्टर की रफ्तार और व्हील की रफ्तार बराबर हो गई है। और अगर अब ये हैमस्टर रुक जाता है, ठीक है, तो व्हील तो कंटिन्यू है ना, और उसकी बॉडी भी जो है ना, क्योंकि वो व्हील के साथ ही अटैच है तो उसकी बॉडी भी उसी मोशन में अंदर होगी। तो अगर वो अपने मोशन को कंटिन्यू नहीं रखता है, यानी रुकने की कोशिश करता है, तो वो गिर जाएगा और वो व्हील के साथ ही जो है ना वो मूव करता रहेगा और उसको चोट लग सकती है। ठीक है, और ये इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी में से उतर जाएं तो अगर
गाड़ी चल रही है और आप उतरने की कोशिश करें तो आप जो है ना साकित हालत में नहीं रुक सकते, बल्कि आपको भी उतरने के साथ थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब आप गाड़ी में मौजूद थे और गाड़ी चल रही है तो आपकी बॉडी भी चल रही है। अब जो है ना आपकी बॉडी रुकना चाह रही है, आप बस से उतर गए, आपकी बॉडी रुकना चाह रही है, लेकिन इनर्शिया जो है ना उसको रुकने नहीं देता, वो उसको ओपोज करता है, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है ना वो गिर जाते हैं। ठीक है, और ऐसी ही कुछ और भी कंडीशंस हम देख सकते हैं। ठीक है, इनर्शिया जो है इसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है ना इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इनर्शिया का जो फैक्टर है वो है मास। जिस बॉडी के अंदर भी इनर्शिया पाया जा रहा है, अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। अब एग्जाम्पल के अंदर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एलिफेंट के पास ना ज़्यादा इनर्शिया है ह्यूमन के मुकाबले में। इसी वजह से एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना इंसान की बदौलत मुश्किल है। इंसान को आप धक्का दे के एक जगह से दूसरी जगह जिस ताकत से मूव करवा सकते हैं, अगर वही ताकत आप एलिफेंट पे लगाएंगे तो एलिफेंट मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर जो है ना इनर्शिया का कितना रोल होता है। इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में देखिए, जो लेफ्ट पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है वो छोटा बॉक्स है, और उसको जो है ना आसानी से धकेला जा सकता है, लेकिन अगर उतनी ही फोर्स आप राइट वाले बॉक्स पे लगा रहे हैं तो राइट वाला बॉक्स जो है ना वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जब इसका मास ज़्यादा है तो इसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, और लेफ्ट वाले का मास कम है तो उसके अंदर इनर्शिया कम होगा, उसको आप आसानी से मूव करवा सकते हैं राइट की बदौलत। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। आज के इस पार्ट के अंदर हम स्टेट करेंगे। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट देखें क्या कहती है कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उस बॉडी के अंदर ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक चश्मे वाला लड़का जो है वो दूसरे लड़के को पुश कर रहा है, तो उसके अंदर जो है ना मूवमेंट पैदा हो रही है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने देखा जब उसने हल्का धक्का लगाया तो वो जो दूसरा लड़का है उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ना वो कम पैदा हुआ, लेकिन अब जब उसने उसको पावरफुल धक्का लगाया, ठीक है, तो इस पावरफुल धक्के की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना वो पहले से ज़्यादा था। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा अगर फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन यही एक्सेलरेशन जो है ना वेरी करेगा मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि मास के ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर मास बढ़ेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर यही बच्चा जो है, अगर ये थोड़ा हेल्दी होता, थोड़ा मोटा होता, हेल्दी होता, और इतनी ही फोर्स अब इस पे लगाई जाती तो वो इतना तेज़ी से मूव नहीं करता जितना कि ये वाला बच्चा अभी मूव कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वाले पार्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। इसकी गाइडेड प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।